मैं गरीब परिवार से हूँ और एक गांव में रहता था। बचपन से ही हमारे घर में बहुत गरीबी थी, जिसके कारण हमें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। मैं अनपढ़ था और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरे पिता किसान थे और खेतीबाड़ी करके हमारा घर चलाते थे। मैं भी अपने पिता के साथ खेती में मदद करता था। एक दिन मेरे पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। पिताजी के इलाज के लिए काफी पैसे चाहिए थे, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन बहुत जरूरी है, वरना वह नहीं बच पाएंगे। माँ ने जितना भी जेवर था सब बेच दिया और पिताजी के इलाज में सारे पैसे लगा दिए। लेकिन फिर भी पैसों की कमी हो रही थी। इसके बाद हमने अपना घर भी बेच दिया और पैसे पूरे होने के बाद ऑपरेशन के लिए दे दिए। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी पिताजी नहीं बच सके। वह हमें छोड़कर चले गए। हम लोग किराए के घर में रहने लगे। गांव के लोग हमारी मदद करते थे। पिताजी की मौत के 15 दिन बाद ही हमने किराए का मकान ले लिया, लेकिन यह नहीं पता था कि उसका किराया कैसे देंगे। हमें इस किराए के घर में आए हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए थे, जब अचानक मेरी माँ भी सदमे से चल बसीं। मेरी माँ अपने पति की मौत का सदमा सहन नहीं कर पाई और इस गरीबी भरी जिंदगी को छोड़कर चली गईं। 12 साल की उम्र में ही मैं अनाथ हो गया। गांव के लोगों ने काफी दिनों तक मुझे खाना पीना दिया, लेकिन गांव में भी सब गरीब थे। कोई मेरी मदद कब तक कर सकता था। एक दिन मैंने नौकरी की तलाश में गांव छोड़ दिया और स्टेशन जाकर ट्रेन में बैठ गया। मुझे नहीं पता था कि मेरी मंजिल कहाँ होगी। ट्रेन में मेरी मुलाकात एक 20 साल के लड़के से हुई। वह मुझसे मेरे बारे में पूछने लगे। मैंने उन्हें बताया कि मेरे माता पिता दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए हैं और मैं नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा हूँ। उस लड़के का नाम आयुष था। उन्होंने मुझसे कहा कि उनके घर में नौकर की जरूरत है और क्या मैं उनके घर में नौकरी करना पसंद करूंगा। मैंने हामी भर दी। आयुष मुझे अपने साथ मुंबई ले आए। वहां मुझे खाने पीने और रहने के लिए जगह मिल गई। मैं उनकी बातें सुनकर खुश हो गया था, क्योंकि इस दुनिया में मुझ जैसे गरीब को कोई नहीं समझता। मैंने सोच लिया था कि अगर वह मुझे अपने घर में कितना भी घटिया काम करवाएंगे तो भी मैं करूंगा। आयुष साहब ने मुझे अपनी 24 साल की बहन से मिलवाया, जो अभी तक अविवाहित थी। आयुष साहब भूटान में नौकरी करते थे और वहीं रहते थे। उनकी बहन यहाँ अकेली रहती थी। आयुष साहब ने कहा कि वह चाहते हैं कि मैं उनके घर में रहूं और उनकी बहन की देखभाल करूं। घर बहुत बड़ा और अच्छा बना हुआ था। मैंने जिंदगी में इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा था। मुझे वहां पर रहने के लिए एक क्वार्टर भी दे दिया गया था। वहां पर मेरे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। मेरा काम घर के सारे काम करना था, क्योंकि घर में ज्यादा लोग नहीं थे। साहब की बहन ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और बाहर सिर्फ किसी के आने जाने पर ही निकलती थी। घर में उनके बहुत सारे दोस्त भी आते थे। वहां मुझे सभी समय का खाना मिलता था। खाना बनाने के लिए एक नौकरानी भी रखी हुई थी, जो मुझे भी खाना देती थी। वहां रहकर मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। काम करने के साथ साथ मुझे सभी आराम मिलते थे। आयुष साहब हर 3 महीने में मुंबई आते थे और 15 से 20 दिन रुकने के बाद फिर भूटान चले जाते थे। दिन इसी तरह से गुजरते गए और मैं 20 साल का हो गया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई थी कि साहब की बहन की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई थी। ना तो कभी उसने शादी करने के लिए कहा और ना ही साहब ने इस बारे में बात की। दोनों भाई बहन अच्छे से बात करते थे। साहब भूटान से बहुत सारा पैसा कमाकर लाते थे। सुना था कि वहां उनकी बहुत बड़ी कंपनी है। साहब बिजनेस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते थे। एक बार साहब भूटान से वापस लौटे तो उनके साथ उनकी खूबसूरत पत्नी भी थीं। साहब ने बताया कि उन्होंने भूटान में उनसे शादी कर ली है और अब वह उन्हें मुंबई लेकर आए हैं। यह खबर मेरे लिए और साहब की बहन के लिए चौंकाने वाली थी। साहब की बहन ने पहले तो उन्हें स्वीकारने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि भूटान की लड़कियों को पत्नी बनाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। साहब की बहन बहुत पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्हें दूसरे शहरों के बारे में बहुत जानकारी थी। उनका कहना था कि भूटान की महिलाओं के तौर तरीके और रहन-सहन हमसे बहुत ज्यादा अलग होते हैं। बड़ी मैडम साहब की पत्नी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थीं कि वह किस तरह की फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन जब उन्होंने अपने इकलौते भाई की मोहब्बत देखी तो वे भी मान गईं और धीरे धीरे उन्होंने साहब की पत्नी को स्वीकार कर लिया। लेकिन बड़ी मैडम ने महसूस किया कि मालकिन के आने के बाद न केवल घर का माहौल बदला, बल्कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बदल गया हो।
मालकिन यहाँ आने के बाद अजीब अजीब हरकतें करने लगी थीं। एक दिन जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मालकिन नाश्ते की टेबल पर बैठी हुई मेरा इंतजार कर रही थीं। यह देखकर मेरी जान निकल गई क्योंकि नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी थी। दोपहर और रात का खाना नौकरानी बनाती थी। पता नहीं मालकिन को इतनी सुबह उठने की आदत कैसे पड़ गई थी, या फिर वह रात भर सोती ही नहीं थीं। मैंने जब भी बड़ी मैडम से उनके बारे में बात की तो वह मुझसे यही कहती थीं कि वह भूटान की महिला है और यहाँ हमारे शहर में नई है। उनके तौर तरीके हमसे बहुत अलग है। तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। साहब के कहने पर मैंने भूटान के जैसा खाना बनाना सीख लिया था और भूटान की भाषा भी सीख रहा था, क्योंकि साहब अक्सर भूटान की भाषा में ही बात किया करते थे। वे चाहते थे कि मालकिन को अपने शहर की याद ना सताए और वे हमारे घर के माहौल में घुल मिल जाएं। हमारे घर को भूटान जैसा माहौल दिया गया था, लेकिन भूटान के तौर तरीके बहुत अलग होते हैं। मुझे उन्हें समझना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि यह मुंबई था और मैं 8 साल पहले से यहीं पर रह रहा था। एक दिन जब साहब काम से घर लौटे तो मालकिन ने खाने की टेबल पर बैठकर साहब से जिद की कि उन्हें घोड़ा चाहिए। मेरे साहब ने साफ मना कर दिया क्योंकि उन्हें जानवरों से एलर्जी थी। साहब ने कहा कि अगर तुम्हें घोड़ों का इतना शौक है तो तुम कभी कभी मेरे दोस्तों के घोड़े से दिल बहला सकती हो। साहब की ऐसी बातें सुनकर मालकिन रोने लगीं और टूटे फूटे शब्दों में कहने लगीं कि भूटान की लड़कियां घोड़े के बिना नहीं रह सकतीं। साहब ने मालकिन को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वे जिद पर अड़ी रहीं। आखिरकार साहब ने उन्हें काले रंग का घोड़ा खरीद कर दे दिया और कहा कि घोड़े को पिछवाड़े में बांध कर रखो। मालकिन घोड़े को देखकर बहुत खुश हो गई थीं। मुझे भी लगा कि शायद मालकिन को इस घर में अकेलापन महसूस हो रहा था, इसलिए वे अपना अकेलापन दूर करने के लिए घोड़े को घर में लाकर अपना दिल बहलाना चाहती थीं। मालकिन को घर आए अभी 20 दिन ही हुए थे कि साहब को दोबारा भूटान जाना पड़ा। मालकिन भी साहब के साथ जाना चाहती थीं, लेकिन साहब का कहना था कि अब तुम्हें यहीं पर रहना होगा ताकि तुम्हें यहाँ का माहौल समझ आ जाए। साहब की बात सुनकर मालकिन रुक गईं और घोड़े के साथ समय बिताने लगीं। मालकिन की आदत बहुत अलग थी। वह सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती और नाश्ते में हर वो चीज खाती जिससे ताकत मिले। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ताकतवर चीजें किसी लड़की को खाते नहीं देखा था। वे हमेशा टिपटॉप बनी रहती थीं, जैसे कोई खास आयोजन हो। साहब जब घर पर नहीं होते थे तब भी वे हमेशा अपने ऊपर परफ्यूम लगाए रखती थीं। उनका अपने नए घोड़े से बहुत लगाव हो चुका था और वे हमेशा उसके साथ अपनी तन्हाई में समय बिताने लगी थीं। जब वे घोड़े के साथ होती थीं तो हमें वहां जाने की इजाजत नहीं होती थी। साहब को गए हुए 3 दिन हो चुके थे। एक दिन घोड़े की आवाज़ सुनकर मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो यह देखकर हैरान रह गया कि मालकिन घोड़े के पास बैठी थीं और घोड़े की टांगों के पास अपना सिर रख रही थीं। यह देखकर मेरी जान निकल गई थी। फिर उसके बाद दोबारा ऐसा ही हुआ। 2 दिन बाद मुझे फिर से घोड़े की अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। जब मैं अपने कमरे में आकर सोने की कोशिश कर रहा था तभी मुझे घोड़े की आवाज़ आई। कुछ देर पहले तो घोड़ा अपनी जगह पर ठीक ठाक खड़ा था, उसे कोई परेशानी नहीं थी। फिर अब ना जाने क्यों वह इतनी जोर से आवाज़ निकाल रहा था। कुछ देर तक मैं अपनी जगह पर लेटा रहा, लेकिन मुझे जब लगा कि घोड़े की आवाज़ सामान्य नहीं है बल्कि हमेशा से कुछ अलग है, जैसे उसे बड़ी परेशानी हो रही हो, तो मुझसे नहीं रहा गया। उसकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मैं जानवरों के मामले में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। इसलिए मैं अपने बिस्तर से उठकर क्वार्टर से बाहर निकला। बाहर बहुत ठंड थी। जैसे ही मैं तबेले के पास पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी मालकिन घोड़े के साथ बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रही थीं। मुझे बहुत शर्म आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मालकिन नींद में हों और बिस्तर से उठकर यहाँ आ गई हों। मालकिन तो बहुत खूबसूरत थीं। उनके काले लंबे बाल कमर तक लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। वे बिल्कुल एक परी की तरह लग रही थीं, जो उस वक्त शायद अपने होश में नहीं थीं। मालकिन के अंदाज ने और रात के इस समय घोड़े के पास होने वाली बात ने मुझे हिला दिया था। वे घोड़े की कमर पर हाथ फेर रही थीं और उसे गले लगा रही थीं। घोड़े को संभालने की कोशिश कर रही थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे उन्हें घोड़े के साथ कोई भावनात्मक लगाव हो गया हो। लेकिन आधी रात को मालकिन क्या कर रही थीं, यह मेरी समझ से बाहर था। आखिर उन्हें आधी रात को ही घोड़े के पास आने का क्यों मन होता था? कुछ देर बाद मैंने मालकिन की ऐसी हरकत देखी जिसने मेरे होश उड़ा दिए।
मालकिन ने घोड़े की जबान अपने पेट पर लगवाई और पेट चाटने के बाद उसकी टांगों के पास बैठ गईं। मैं वहां खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। 2 दिन पहले भी मैंने मालकिन को यही हरकत करते हुए देखा था और आज फिर से। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी नई नवेली भूटान की मालकिन ऐसी हरकत कर सकती है। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वह मेरे सहन से बाहर था। फिर मैं अपनी जगह पर वापस आकर लेट गया, मगर यही सब सोच सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में मालकिन की वह सारी हरकतें घूम रही थीं। जो कुछ मुझे समझ आ रहा था वह मेरे बर्दाश्त से बाहर था। मालकिन आधी रात को घोड़े के साथ? नहीं, मुझे अपने दिमाग में ऐसी बातें नहीं लानी चाहिए। मालकिन रात को छोटे छोटे कपड़े पहनती थीं, जिन्हें देखकर मुझे भी शर्म आती थी। मालकिन तो साहब की गैर मौजूदगी में अपने घोड़े के साथ कुछ अजीब हरकतें कर रही थी। मेरे मन में बड़े गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। फिलहाल इन्हीं ख्यालों में खोए खोए मुझे नींद आ गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो कुछ देर के लिए रात की बातें मेरे दिमाग से निकल गईं। मैं अपने कामों में बिजी हो गया। जब मैंने मालकिन को रोज ऐसे करते देखा तो मैंने तय किया कि मैं उनका पूरा सच जानकर साहब को बताऊंगा। यह मेरी वफादारी का सवाल था। अगली रात जब घोड़े की हल्की सी आवाज आई तो मैं अपने क्वार्टर से बाहर निकला और धीरे धीरे तबेले के पास पहुंच गया। मालकिन वहां घोड़े के पास खड़ी थी और शायद उसके कान में कुछ कह रही थी। ऐसा लग रहा था कि घोड़ा भी उनकी बातें समझ रहा था। फिर घोड़े ने अचानक मालकिन का मुंह चाटा। मालकिन ने उसे मोहब्बत और जज्बात से काबू कर लिया था और उसे धीरे धीरे सहला रही थी। फिर वे उसके कदमों के पास बैठ गईं। यह सब देखकर मेरा दिल धड़कने लगा और मैंने सोचा कि मालकिन ने यह सब क्यों किया। बड़ी मैडम ने सही कहा था कि भूटान की लड़कियों के तौर तरीके हमसे बहुत अलग होते हैं। अगली रात मैंने देखा कि मालकिन घोड़े के साथ वैसी ही हरकतें कर रही थीं। मैं इस सब को सहन नहीं कर सकता था, इसलिए मैं सुबह होते ही बड़ी मैडम के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। बड़ी मैडम कहने लगीं कि उनके भाई ने अपनी मर्जी से शादी की है और अगर वे कुछ कहेंगी तो उनका भाई उन पर भरोसा नहीं करेगा। बड़ी मैडम ने कहा, भला कोई घोड़े का इतना शौकीन कैसे हो सकता है? यह लड़की बिल्कुल ठीक नहीं है। उनकी बातें सुनकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया। मैंने सोचा कि मुझे साहब से इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। अगर साहब ने मेरी बात का यकीन नहीं किया तो कहीं वे मुझे घर से न निकाल दें। मैं इस घर में 12 साल की उम्र से रह रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैं साहब को सच बताना चाहता था। साहब जब घर आए तो मालकिन ने उन्हें गले लगा लिया और मैं उनके पीछे खड़ा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि साहब से यह बात कैसे कहूँ। साहब ने मुझसे घर की सारी जानकारी ली और मैंने मौका देखकर साहब को सब कुछ बता दिया। साहब ने मेरी बात सुनकर कहा, तुम्हारी मालकिन को घोड़ों से बहुत मोहब्बत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह ऐसी हरकत करेगी। मैंने साहब से कहा, मेरा काम आपसे वफादारी निभाना है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरा चुप रहना आपके लिए नुकसानदायक ना हो। साहब ने तब अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, मैं आज रात बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं और एक बार फिर तुम्हें घर में अकेले रहना होगा। साहब की बात सुनकर मालकिन थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई और फिर कहा, जल्दी घर वापस आ जाना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। रात का अंधेरा होने से पहले ही साहब घर से निकल गए और मेरे क्वार्टर में आकर बैठ गए। जब आधी रात हुई तो साहब ने अपनी आंखों से देखा कि मालकिन घोड़े की टांगों के करीब बैठी हुई थी। साहब को यह सब देखकर भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी ऐसा भी कुछ कर सकती है। वे तुरंत मालकिन के पास पहुंचे। उन्हें देखकर मालकिन का चेहरा फक पड़ गया और साहब के सवालों के सामने उसकी बोलती बंद हो गई। साहब का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया तो मालकिन रोने लगी। फिर मालकिन ने सच्चाई बताई जिसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। पहले तो मालकिन काफी देर तक रोती रही। उसके बाद उन्होंने रोते हुए बताया कि जब वे शादी करके इस बंगले में आईं तो सब कुछ उनके लिए नया था। उन्हें यहाँ की रस्मों रिवाज और शहर की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता था। वे बहुत परेशान रहने लगीं और साहब भी बिजनेस के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहते थे। साहब उनके साथ कम ही समय बिताते थे। मालकिन ने बताया कि एक दिन बड़ी मैडम ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया और कहा कि साहब का पहले कई लड़कियों के साथ अफेयर रह चुका है और अब भी वे जब भी दूसरे शहर जाते हैं तो किसी न किसी लड़की को अपना दोस्त बना लेते हैं। बड़ी मैडम ने कहा कि अगर मालकिन ने जल्द से जल्द साहब को बच्चे की खुशी नहीं दी तो वे उन्हें कभी भी छोड़ सकते हैं,
ताकि वह बच्चा उनके पैरों की जंजीर बन जाए और वे किसी और औरत की तरफ नहीं देखेंगे। यह सुनकर मालकिन बहुत परेशान हो गईं क्योंकि उन्होंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर साहब से शादी की थी। अगर साहब ने उन्हें धोखा दिया तो वे बेसहारा हो जाएंगी। बड़ी मैडम ने बताया कि उन्हें कई पुराने टोटकों के बारे में पता है जिनसे हर पत्नी अपने पति को वश में कर सकती है। उन्होंने मालकिन को उपाय दिया कि अगर वे किसी घोड़े के साथ प्यार मोहब्बत से रहेंगी और उसकी टांगों के बीच के बाल काटकर अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेंगी तो जल्दी उनके घर में बच्चा हो जाएगा। मालकिन बड़ी मैडम की बातों में आ गईं और ऐसा करने लगीं। साहब ने अपनी पत्नी की खुशी के लिए उन्हें घोड़ा खरीद कर दे दिया और फिर दूसरे शहर चले गए। मालकिन ने घोड़े के साथ समय बिताना शुरू कर दिया और उसके टांगों के बीच के बाल काटकर अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लिया करती थीं। बड़ी मैडम जानती थीं कि मेरा क्वार्टर तबेले के पास ही है और मैं जब भी मालकिन को ऐसी हरकतें करते देखूंगा तो जरूर साहब को बता दूंगा। बड़ी मैडम हमेशा मालकिन की शिकायत साहब से करती रहती थीं। वे चाहती थीं कि मालकिन को घर से निकाल दिया जाए। अगर साहब मेरी बातों में आकर मालकिन पर ध्यान नहीं देते तो यह सच्चाई कभी सामने नहीं आती। सच पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया था और मैंने शर्मिंदगी से साहब के आगे सिर झुका लिया। मैंने साहब और मालकिन दोनों से माफ़ी मांगी। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया क्योंकि असली कसूरवार बड़ी मैडम थीं। साहब ने बड़ी मैडम से सारी बातें कहीं तो वे रोने लगीं और कहने लगीं कि उन्हें नहीं पता था कि आयुष एक दिन भूटान से शादी करके अपनी पत्नी को इस घर में लेकर आ जाएगा। उन्हें अपनी बड़ी बहन की फिक्र होनी चाहिए थी। बड़ी मैडम ने कहा कि वे अपने भाई के लिए लड़की देखकर उनकी भी शादी करना चाहती थीं, लेकिन साहब ने अपने से कम उम्र की लड़की से शादी कर ली। साहब ने बड़ी मैडम से माफ़ी मांगी और कहा कि उन्हें पहले अपनी बहन की फिक्र करनी चाहिए थी। उन्होंने वादा किया कि वे जल्द ही किसी अच्छे खानदान में उनका रिश्ता पक्का करेंगे और उनकी शादी धूमधाम से करेंगे। यह सुनकर बड़ी मैडम खुश हो गईं और धीरे धीरे मालकिन ने अपनी मोहब्बत और सेवा से बड़ी मैडम का दिल जीत लिया। साहब ने बड़ी मैडम का रिश्ता शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के लड़के से तय कर दिया और उनकी शादी हो गई। अब बड़ी मैडम अपनी ससुराल में बहुत खुश है। हर औरत मोहब्बत की ख्वाहिशमंद होती है और अगर उसे किसी रिश्ते से मोहब्बत मिलती है तो वह बदले में भी मोहब्बत देती है। मालकिन ने यह बात साबित कर दी। मालकिन मुझसे भी बहुत इज्जत से पेश आती थीं और उनका घोड़ा आज भी हमारे बंगले में है। वे उससे पहले से भी ज्यादा प्यार करती है। साहब और मालकिन के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब मेरी उम्र 24 साल हो गई है। सबका कहना है कि मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए और अपनी पत्नी को इसी क्वार्टर में लेकर आ जाना चाहिए। मैं सारी जिंदगी अपने साहब का एहसानमंद रहूंगा क्योंकि बचपन से जवानी तक उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। जल्द ही मैं भी अपनी शादी कर लूंगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।